दोस्तों, आजादी के बाद भारत एक नई सुबह का गवाह बना। एक ऐसा समय जब उम्मीदें आसमान छू रही थीं और हर कोई एक बेहतर भविष्य की कल्पना कर रहा था। लेकिन इस नई शुरुआत के साथ ही कई चुनौतियां भी सामने आईं। लेकिन इस नई शुरुआत के साथ एक बड़ी चुनौती भी थी, भूख। देश के कई हिस्सों में लोग भूख से जूझ रहे थे। देश के सामने अनाज की कमी एक विकराल समस्या बनकर खड़ी थी। खेत सूखे पड़े थे और अनाज के भंडार खाली हो रहे थे। करोड़ों लोग 2 वक्त की रोटी को मोहताज थे। बच्चों के हाथों में खाली कटोरे और परिवार खुले आसमान के नीचे खाना पकाने को मजबूर थे। बंगाल का अकाल इसका जीता जागता उदाहरण था, जहां लाखों लोग भूख से मर गए। यह त्रासदी देश के लिए एक चेतावनी थी। किसानों की हालत भी दयनीय थी। वे सूखे खेतों में मेहनत करते थे, लेकिन फसलें उगाने में असफल हो रहे थे। खेती के पुराने तरीके, कम उपज देने वाले बीज और सिंचाई की कमी ने खेती को एक घाटे का सौदा बना दिया था। किसान अपने पारंपरिक तरीकों से जूझ रहे थे। कर्ज के बोझ तले दबे किसानों के पास न तो संसाधन थे और न ही कोई उम्मीद। वे अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे। ऐसे में भारत को एक क्रांति की जरूरत थी। एक ऐसी क्रांति जो खेती को बदल दे और देश को अन्नदाता बना दे। एक ऐसी क्रांति जो खेती को बदल दे और देश को अन्नदाता बना दे। नई तकनीकों और उन्नत बीजों की मदद से खेती को पुनर्जीवित करना आवश्यक था। देश को एक नायक की तलाश थी और नियति ने एक ऐसे ही नायक को चुना, डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन। उन्होंने हरित क्रांति की नींव रखी और देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। डॉ. स्वामीनाथन, जिन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने किसानों के साथ मिलकर काम किया और उन्हें नई तकनीकों के बारे में सिखाया। उन्होंने नॉर्मन बोरलॉग जैसे वैज्ञानिकों के साथ मिलकर भारत में खेती का कायाकल्प करने का बीड़ा उठाया। दोनों ने मिलकर नई किस्मों के बीज विकसित किए जो अधिक उपज देने में सक्षम थे। हरित क्रांति का आगाज हुआ नए और उन्नत बीजों के साथ। इन बीजों ने किसानों को अधिक उत्पादन करने में मदद की और उनकी आय में वृद्धि की। ये बीज, जिन्हें HYV बीज कहा जाता था, पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा उपज देने में सक्षम थे। इन बीजों ने खेती के परिदृश्य को पूरी तरह से बदल दिया। लेकिन सिर्फ बीज बदलने से कुछ नहीं होता। किसानों को नई तकनीकों और तरीकों को अपनाना पड़ा। खेती के तरीकों में भी बदलाव जरूरी था। आधुनिक उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करना पड़ा। सिंचाई के नए साधन जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम ने पानी की बचत की और फसलों की उत्पादकता बढ़ाई। और कीटनाशकों ने खेती को और भी आसान बना दिया। इन सभी प्रयासों ने मिलकर हरित क्रांति को सफल बनाया और भारत की कृषि को एक नई दिशा दी। नतीजे हैरान करने वाले थे। देश में अनाज का उत्पादन अचानक बढ़ गया। गेहूं और चावल जैसी फसलों की पैदावार में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हुई। भारत, जो कभी अनाज के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, अब खुद अन्नदाता बन गया था। भूख और भुखमरी का जो साया देश पर मंडरा रहा था, वो छंटने लगा। किसानों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आया। देश ने तरक्की की राह पकड़ी और दुनिया ने भारत की इस कामयाबी को सलाम किया। हरित क्रांति ने भारत को आत्मनिर्भर बनाया और करोड़ों लोगों को भूख से मुक्ति दिलाई। सेक्शन 4, हरित क्रांति के साइड इफेक्ट, द साइड इफेक्ट्स ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। हरित क्रांति के भी कुछ अनचाहे परिणाम सामने आने लगे। रासायनिक खादों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग ने मिट्टी को बंजर बनाना शुरू कर दिया। भूमिगत जल स्तर घटने लगा और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा। यह भी देखा गया कि हरित क्रांति के फायदे सभी तक समान रूप से नहीं पहुंचे। इन समस्याओं को देखते हुए डॉ. स्वामीनाथन ने एक नए विचार, सतत कृषि, का प्रस्ताव रखा। सेक्शन 5, सतत कृषि की ओर, टुवर्ड्स सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सतत कृषि का मतलब था ऐसी खेती जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना लंबे समय तक चलती रहे। यह एक ऐसी प्रणाली है जो न केवल मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखती है, बल्कि जल संसाधनों का भी सही उपयोग करती है। जैविक खेती, जल संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग इस क्रांति के महत्वपूर्ण पहलू थे। यह सुनिश्चित करता है कि हम अपनी कृषि पद्धतियों को अधिक टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल बनाएं। आज भारत एक बार फिर इसी मोड़ पर खड़ा है। हमें अपनी पुरानी परंपराओं और आधुनिक तकनीकों का संगम करना होगा।
हमें ऐसी खेती अपनानी होगी जो किसानों की आय बढ़ाए, पर्यावरण की रक्षा करे और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ धरती छोड़े। यह केवल एक आर्थिक आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी भी है। यह एक लंबी और चुनौतीपूर्ण यात्रा है, लेकिन हमें मिलकर इसे पूरा करना होगा। सामूहिक प्रयास और ज्ञान का आदान प्रदान ही हमें इस दिशा में आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि धरती माँ ने हमें बहुत कुछ दिया है और अब समय आ गया है कि हम भी उनकी देखभाल करें। सतत कृषि की ओर बढ़ना ही हमारे भविष्य की कुंजी है।